अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो पिक्चर आपके सामने है इसको देखकर यकीनन आप पहचान गए होंगे कि ये तस्वीर है दरअसल हमारे इलाकों में लगी हुई पीएमटी की, जिसकी फुल फॉर्म होती है पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, विच इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इसके अलावा हम जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर्स वाली डिवाइसेस जो है यूज़ करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन के चार्जर के अंदर या पुराने जो CRT कैथोड रे ट्यूब वाले टेलीविज़न है उसके अंदर लगे हुए ट्रांसफार्मर। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे इर्द गिर्द ट्रांसफार्मर्स मुख्तलिफ़ अशकाल के अंदर पाए जाते हैं, मुख्तलिफ़ फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सो आज का जो हमारा लेक्चर है वो ट्रांसफार्मर्स के हवाले से है कि ट्रांसफार्मर्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनकी टाइप्स क्या है और मेनली कहाँ कहाँ उसको यूज़ किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर को समझने से कि एक्चुअली ट्रांसफार्मर क्या है। एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसका काम क्या है, यूज़ टू ट्रांसफ़र इलेक्ट्रिकल एनर्जी बिटवीन टू और मोर कॉइल्स ऑफ अ वायर। मेन काम इसका क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफ़र करना दो या दो से कॉइल्स के दरमियान में थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी कि मेन जो काम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, और ये स्टेप अप भी करता है या स्टेप डाउन भी करता है वोल्टेज को अगर ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, जबकि फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखता है। यानी कि मेन क्यों हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर को, देखो ट्रांसफार्मर एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एक बात तो ये हो गई। फिर इसके दो काम हैं, या तो ये वोल्टेज को इंक्रीज़ करता है, स्टेप अप करता है, या ये स्टेप डाउन करता है, डिक्रीज़ करता है ऑल्टरनेटिंग करंट को। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो फ्रीक्वेंसी को चेंज होने नहीं देता, फ्रीक्वेंसी को अनचेंज रखता है। सो ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज को बढ़ाए या वोल्टेज को कम करे, फ्रीक्वेंसी को सेम रखते हुए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर के बेसिस के ऊपर काम करे, उसे कहते हैं ट्रांसफार्मर। और बेसिकली अगर देखा जाए और एग्जैक्टली अगर MCQs में पूछा जाए कि किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो याद रखिए ट्रांसफार्मर्स वर्क करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो समझ लेते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन क्या था, उसको रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल को मैंने जोड़ दिया ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ, और इस कॉइल को हम कहते हैं प्राइमरी कॉइल। ठीक है, प्राइमरी कॉइल पहला वाला कॉइल है जिसको मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की सोर्स के साथ जोड़ दिया। इसी से कुछ फासले के ऊपर एक दूसरा कॉइल है जिससे कोई बैटरी वगैरह कनेक्टेड नहीं है, जस्ट मैंने उससे गैल्वानोमीटर को कनेक्ट कराया और नाम दे दिया इसको सेकेंडरी कॉइल का। पहले वाला कॉइल होता है प्राइमरी, दूसरा वाला कॉइल होता है सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, अब हमें पता है कि जब भी करंट पास होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे करंट पास हो रहा है जिसे हम प्राइमरी करंट कह रहे हैं प्राइमरी कॉइल से, तो आपको पता है कि जब भी करंट पास होता है तो उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, और ये जो छोटी छोटी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं हर एक टर्न की, बेसिकली वो कंबाइन होकर एक बड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, वो जो कि जब गुजरती है सेकेंडरी कॉइल से तो उसमें ऑटोमेटिकली एक EMF इंड्यूस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि देखो, जब यहाँ से ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, तो ये जो सेकेंडरी कॉइल है उससे गुजरने वाला फ्लक्स बदलता है। और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी किसी कॉइल से ताल्लुक़ रखने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली उसमें एक EMF इंड्यूस हो जाता है, जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या था? जब एक कॉइल में आने वाले करंट के चेंज की वजह से दूसरे कॉइल के अंदर एक EMF बन जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है, तो इस इफ़ेक्ट को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ऑल्टरनेटिंग करंट अपनी वैल्यू को चेंज करता है, मतलब करंट चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, तो वो फ्लक्स जो सेकेंडरी कॉइल से गुजर रहा था वो चेंज हुआ, ऑटोमेटिकली एक EMF इंड्यूस होता है। इस प्रोसेस को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अगर बात समझ में नहीं आई है कि क्या है म्यूचुअल इंडक्शन, तो इससे पिछले वाले लेक्चर के अंदर म्यूचुअल इंडक्शन को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि उसको जाके देख लो अगर नहीं समझ में आया कि म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है। यहाँ पे जस्ट काइंड ऑफ रिवीजन था। अब ट्रांसफार्मर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। कोर है पहला इंपॉर्टेंट पार्ट, दूसरा पार्ट है प्राइमरी कॉइल, तीसरा पार्ट है सेकेंडरी कॉइल, और चौथा पार्ट कहलाता है इंसुलेशन। समझ लो किसी भी ट्रांसफार्मर के ये चार मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। वन बाय वन समझते हैं। ट्रांसफार्मर कंसिस्ट करता है दो तारों के ऊपर, एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल, एक को कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, और वो लिपटा हुआ होता है एक कॉमन मैग्नेटिक कोर के ऊपर। ठीक है, किसी भी एक कोर के ऊपर हम लपेटते हैं। कोर बेसिकली क्या है? वो किसी ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसमें हाई मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, यानी कि ज़्यादा इजाज़त देने की सलाहियत होती है मैग्नेटिक फील्ड को, जैसे कि लैमिनेटेड आयरन होता है या फेराइट होता है।
जिसकी वजह से ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। सही है। तो कोर किसी ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो मैग्नेटिकली एक्टिव हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड को अच्छे तरीके से आगे ट्रांसफ़र कर सके, तो उससे हम बनाते हैं ट्रांसफार्मर का कोर, जो कि आगे मैं आपको फिगर के अंदर भी बना के दिखाऊंगा। फिर एक कॉइल है जिसे हमने बोला प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल जो है वो इनपुट वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होता है, जिसे वीपी कहते हैं। वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल को वीपी से जाहिर करेंगे, और ये कंसिस्ट करता है कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टर्न्स पे, और जो कि हमने लपेटा होता है एक सेक्शन ऑफ द कोर पर, और इसको डिनोट करते हैं एनपी से। इसको एनपी से जाहिर किया जाता है। जो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल हैं बेसिकली उनको एनपी से शो करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को। फिर एक कॉइल आता है सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल को लोड से कनेक्ट करते हैं या उस डिवाइस से कनेक्ट करते हैं जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म्ड वोल्टेज देना है। सही है। ट्रांसफॉर्म वोल्टेज जिसमें हमें देना है, यानी चेंज हुआ वोल्टेज, उस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जाहिर सी बात है, और इसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उनको हम शो कर देते हैं एन से। एन पी था नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल, और एन एस हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। ठीक है। तो अगर मुझे बढ़ा हुआ वोल्टेज चाहिए, कम हुआ वोल्टेज चाहिए, तो यकीनन जिस डिवाइस में बढ़ा हुआ वोल्टेज चाहिए, अगर मैं स्टेप अप करवाना चाह रहा हूँ वोल्टेज को, तो कोई ना कोई डिवाइस तो जोड़नी पड़ेगी। तो जिस तार से डिवाइस जुड़ी होती है उसे सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। और आखिर में इन दोनों के दरमियान में इंसुलेशन होनी चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल एक दूसरे के साथ इंसुलेटेड होनी चाहिए। इनके दरमियान में कोई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? बात यह है कि ये मैग्नेटिकली आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, ना कि इलेक्ट्रिकली। तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को ख़त्म करने के लिए कोई ना कोई इंसुलेशन की भी होनी चाहिए दोनों के दरमियान में। कोई भी ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो दोनों तारों को आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट ना होने दे। ठीक है भाई। अब देखिए ज़रा फिगर समझते हैं एक्चुअली ट्रांसफार्मर कैसा होता है। यह आ गया एक मैग्नेटिकली एक्टिव कोर, इसके ऊपर एक तरफ हम एक तार लपेटेंगे जिसे कहेंगे प्राइमरी कॉइल, और प्राइमरी कॉइल के बराबर में एक और कॉइल आ गया सेकेंडरी कॉइल। और मैंने आपको बताया प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स एनपी हैं, और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स को हमने एनएस से शो करा है। यकीनन कोई ना कोई करंट हम पास कराते हैं प्राइमरी कॉइल से, उसको आईपी से जाहिर करेंगे, इस तरीके से फ्लो करेगा। तो जो वोल्टेज होगा अक्रॉस प्राइमरी कॉइल उसको वीपी कहते हैं। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आगे ट्रांसफ़र होगी, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती रहेगी ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से, तो सेकेंडरी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, करंट फ्लो करेगा, लेट से आईएस कह देते हैं उसको, और जो वोल्टेज बनेगा वो वोल्टेज बन जाएगा वीएस। तो वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, वो वोल्टेज जो हम प्राइमरी कॉइल को देंगे वो वीपी होगा, और ट्रांसफार्मर जो बढ़ा के या कम करके वोल्टेज देगा उस वोल्टेज को हम शो कर देंगे वीएस से। वो डिपेंड करता है कि हम क्या काम चाह रहे हैं, हम वोल्टेज को बढ़ाना चाह रहे हैं कि कम करना चाह रहे हैं। ठीक है। अब थोड़ा सा इस बात को मैथमेटिकली समझते हैं कि ट्रांसफार्मर बेसिकली वर्क कैसे करता है। इमेजिन कर रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ हमने अप्लाई करा है प्राइमरी कॉइल पे। प्राइमरी कॉइल पे हमने अप्लाई करा और कुछ देर तक, कुछ टाइम तक हमने अप्लाई करा, तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा प्राइमरी कॉइल का वो चेंज होता रहता है। क्यों? क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज होता रहता है, वोल्टेज में चेंजेस आते रहते हैं, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होता रहेगा, जो कि बेसिकली एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर। सही है ना। और मेन बात यह है कि ये जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये एक तो म्यूचुअल इंडक्शन होती है और एक सेल्फ इंडक्शन है। तो जो उसी कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, उसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये जो लिखा हुआ है ना, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब देखो दो कॉइल हैं, दोनों के लिए हमें जो है ना बात को समझना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ फॉर, पहले प्राइमरी कॉइल के अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो वो सेल्फ इंडक्शन वाले फार्मूले से ही हम लिखेंगे। क्या होता है प्राइमरी कॉइल के लिए? वैसे फार्मूला क्या है? वैसे फार्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के तहत, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका जो एक्चुअल फार्मूला है वो ऐसा है कि ईएमएफ बराबर होता है एन और डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब बात यह है कि हम प्राइमरी कॉइल की बात कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी के वो एनपी हैं, और जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट नेम दिया था, उसको हमने ई से जाहिर नहीं करा था, उसको हमने जाहिर किया था वी से, तो उसको हम बोल देंगे वीपी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। जो ईएमएफ बन रहा है, जो वोल्टेज बन रहा है प्राइमरी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन की वजह से,
वो बेसिकली वीपी है, जो कि बराबर होगा माइनस का एनपी डिवाइड बाय डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। और अगर सेकेंडरी कॉइल की बात करें तो सेकेंडरी कॉइल में क्या बनेगा, फॉर सेकेंडरी कॉइल सेम फार्मूला यूज़ करेंगे लेकिन वो सेकेंडरी के लिए होगा। तो सेकेंडरी के लिए बनेगा वी एस इज इक्वल टू माइनस एन एस आएगा, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी आएगा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। ये ईएमएफ बना प्राइमरी कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स, ये बना ईएमएफ या वोल्टेज सेकेंडरी कॉइल में ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कराओ आपस में, 1 को 2 से या 2 को 1 से। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2, ठीक है। 1 को 2 से डिवाइड कराते हैं तो ये हो जाएगा वी पी डिवाइड बाय वी एस माइनस का एन पी, और ये आ जाएगा डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी डिवाइड बाय माइनस का एन एस डेल्टा फाई डिवाइड बाय डेल्टा टी। अब मेन बात ये है कि आप देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो गया। यहाँ पे कैंसिल हो गया डेल्टा फाई ओवर टी से डेल्टा फाई ओवर टी कैंसिल, माइनस से माइनस को ख़त्म कर लो। तो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला आया किसी भी ट्रांसफार्मर को समझने का वो है वी पी डिवाइड बाय वी एस इज इक्वल टू एन पी डिवाइड बाय एन एस। यानी कि जो रेशो नंबर ऑफ टर्न्स का होता है कॉइल में, वही रेशो वोल्टेज में भी आता है। अगर प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज़्यादा हैं तो वोल्टेज भी प्राइमरी का सेकेंडरी से ज़्यादा होगा। मान लेते हैं कि अगर प्राइमरी कॉइल के अंदर सेकेंडरी के डबल, प्राइमरी कॉइल में सेकेंडरी के डबल नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसका मतलब प्राइमरी का वोल्टेज भी सेकेंडरी का डबल होगा। रेशो इक्वल होने का यही मतलब होता है कि जो रेशो नंबर ऑफ टर्न्स का होता है वही रेशो ईएमएफ का होता है। यानी कि जो दो टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, वो बेसिकली डिसाइड करेगा यही हमारा नंबर ऑफ टर्न्स के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा कब हैं, कम कब हैं। ये आपके सामने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर आप एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखें तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है। यानी कि उसके लिए वी एस वी पी से हमेशा ज़्यादा होता है। यानी कि जो यहाँ का वोल्टेज है वी एस और जो यहाँ का वोल्टेज है वी एस ज़्यादा होता है, वी पी कम होता है, तभी तो इसको स्टेप अप कह रहे हैं। सही है। ये उन डिवाइसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ पर हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं CRT कैथोड रे ट्यूब पुराने वाले टीवी इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसको चलने के लिए 1000 वोल्ट चाहिए। अब घरों में तो 220 वोल्ट आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी कॉइल का जो 220 वोल्ट है उसमें एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करता है, वो उसको 1000 वोल्ट कर देगा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, जो यकीनन उन डिवाइसेस में यूज़फुल है जिनको ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। अच्छा, कौन कितना वोल्टेज बढ़ाएगा ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जब मैं कह रहा हूँ कि वी एस वी पी से ज़्यादा है तो कन्फर्म है नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल से, जो कि आप देखिए यहाँ पर तो आपको नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे प्राइमरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कम है, सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो वी एस वी पी से ज़्यादा तो एन एस भी एन पी से ज़्यादा। और अगर बात करें एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये डिक्रीज़ करेगा वोल्टेज को। यानी कि वी एस की वैल्यू वी पी से कम होगी, सेकेंडरी का वोल्टेज प्राइमरी से कम होगा। इनपुट ज़्यादा वोल्टेज देंगे, ठीक है, और जो आउटपुट मिलेगा वो कम वोल्टेज मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर चार्जर का होता है या हमारे लैपटॉप के अडॉप्टर के अंदर होता है। देखो घरों के अंदर जो इनपुट आ रहा है वो 220 आ रहा है, ठीक है, 220 वोल्ट आ रहा है, लेकिन जो हमारा मोबाइल फ़ोन है उसको चार्ज होने के लिए फॉर एग्जांपल 5 वोल्ट की ज़रूरत है, तो वो 220 को 5 में तो कन्वर्ट करे ना, तो जाहिर सी बात है स्टेप डाउन करना पड़ेगा वोल्टेज को। सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वी ज़्यादा है, वी एस कम है, वी एस इज़ लेस देन वी पी। और फिर वही बात है, ये सब डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। आप देख सकते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल प्राइमरी से कम होते हैं, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखते हैं, प्राइमरी में ज़्यादा रखते हैं। तो जितने नंबर ऑफ टर्न्स का रेशो होता है उतना ही रेशो वोल्टेज का भी आता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन का। सही है। अब डिटेल में बताता हूँ कि स्टेप अप का क्या यूज़ है और स्टेप डाउन का क्या यूज़ है। पहले ज़रा स्टेप अप समझो। सबसे पहले रिड्यूस्ड करंट, क्या मतलब, जब हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब ही है वोल्टेज को बढ़ाना, स्टेप अप बढ़ाना, तो वो करंट को रिड्यूस कर देता है, जबकि पावर सेम रहती है।
और जब लोअर करंट होता है तो रेजिस्टिव लॉसेस कम हो जाते हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन केबल में किया जाता है। जब बिजली को ट्रांसफ़र करते हैं ना लंबे डिस्टेंस में, तो जाहिर सी बात है जब तक करंट गुजरता रहेगा तारों में तो रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होती रहेगी, एनर्जी कम होती रहेगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर से वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 11,000 वोल्ट कर देते हैं, ठीक है, 1,000 वोल्ट कर देते हैं। तो वोल्टेज ज़्यादा करने से करंट रिड्यूस हो जाता है, और जितना कम करंट होता है उतने जो लॉसेज होते हैं वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन है उसमें लॉसेज से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक तो ये काम हो गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर करंट को रिड्यूस करता है, मतलब एनर्जी लॉस को कम करता है। फिर वही बात है, इस वजह से वो एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन में इस्तेमाल होता है। पावर प्लांट जनरेशन जहाँ पर होती है, जहाँ पे बिजली बन रही होती है, वहाँ पे वोल्टेज को बढ़ाते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ ट्रांसफ़र हो जाए हमारे घरों तक, हमारे इलाकों तक। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन काम ये है कि जब आप चाहते हैं कि करंट कम हो जाए या वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो आप यूज़ करें, और अगर आप चाहते हैं कि एफिशिएंट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो तब भी हम यूज़ कर सकते हैं एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर को। जबकि इसी के लिहाज से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को कब यूज़ किया जाता है, जब आप चाहें कि वोल्टेज को रिड्यूस करें। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वोल्टेज को कम करने का काम करता है, ठीक है, सेफर लेवल पर लेकर आता है। तो यूजेबल लेवल होते हैं होम्स के और इंडस्ट्रीज़ के, और ऐसा करने के लिए फीवर टर्न्स दिए जाते हैं सेकेंडरी में। प्राइमरी कॉइल में ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं, तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यही मकसद है कि भाई वोल्टेज रिड्यूस करें। जैसे मोबाइल फ़ोन को चार्ज होने के लिए 5 वोल्ट चाहिए, घरों में 220 आ रहा है, तो भाई कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पे लैपटॉप को चलने के लिए कम वोल्ट चाहिए, मिसाल तौर पे 110 वोल्ट चाहिए, आ रहे हैं 220 वोल्ट, तो 220 से स्टेप डाउन करना पड़ेगा हमें, तो वोल्टेज रिड्यूस होता है। इसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि करंट बैलेंस फॉर्म में आए, वोल्टेज को कम कर देता है, यानी कि करंट को इंक्रीज़ कर देता है वाइल मेंटेनिंग द सेम पावर। ये लोकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, ठीक है, ताकि पावर जो घरों में या बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भेजी जा रही है छोटे डिस्टेंस के अंदर, उसमें लॉसेस कम हो जाए, रेजिस्टेंस की वजह से जो होने वाली लॉसेस हैं वो कम हो जाए। तो इसका मतलब आप एक बात समझ गए, शॉर्टर डिस्टेंस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काफ़ी हेल्पफुल होता है, और लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसमिशन में हम इस्तेमाल करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वो वोल्टेज को बढ़ाता है और करंट को कम कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों के अलग अलग यूज़ हैं, कब कौन सा यूज़ करें, जिसको समझने के लिए मैं आपको ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल देता हूँ। स्टेप डाउन स्टेप अप दोनों मिला के इलेक्ट्रिक सप्लाई जब होती है पावर स्टेशन से हाउसेस तक या घर की अप्लाइंसेस तक, तो उनको यूज़ किया जाता है, जो कि मैं फिगर के अंदर दिखाता हूँ। देखो, बिजली बनती है पावर प्लांट में, उसी के आगे एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं, फिर वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बिजली भेजता है ट्रांसमिशन लाइन में, ट्रांसमिशन लाइन फिर यहाँ पे ट्रांसमिशन सब स्टेशन की तरफ भेजती हैं, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की तरफ जाता है, फिर हमारे इलाकों में लगे हुए पीएमटी तक पहुँचता है, ट्रांसफार्मर तक, और फिर बिजली पहुँच जाती है हमारे घरों तक। सही है। तो अब आप अगर ऑब्जर्व करो तो दोनों किस्म के ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहे हैं। यहाँ पे स्टेप अप है, और ये जो है ना बेसिकली ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। जो पीएमटी लगी होती है ना, पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, बेसिकली वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो भाई देखो, पावर प्लांट ने 220 वोल्ट बनाए, लेकिन उस 220 वोल्ट को बढ़ाकर हमने 500 किलो वोल्ट कर दिया। सही ना, हमने 500 किलो वोल्ट, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर ने 220 को स्टेप अप करके 500 किलो वोल्ट कर दिया। क्यों? ट्रांसमिशन लाइन के अंदर वोल्टेज ज़्यादा तो करंट कम, तो लॉसेस कम हो जाएंगे। यही 500 किलो वोल्ट आगे ट्रांसफ़र होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन की तरफ, और जब ये पहुंचता है हमारे पीएमटीज़ में, इलाकों के अंदर लगी हुई 500 किलो वोल्ट हमारे पीएमटी तक पहुंचा, तो वो इसको कम करके कर देते हैं 220 वोल्ट, जिसको हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो आपने ये बात ऑब्ज़र्व करी कि जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर कितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो ट्रांसमिशन हो, चाहे मोबाइल फ़ोन चार्जर हो, चाहे अडॉप्टर हो, चाहे बैटरी चार्जर हो, सोलर के अंदर इस्तेमाल होता है या पुराने टीवी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। गर्ज़ ये कि हमेशा तो 220 वोल्ट की ज़रूरत नहीं होती, कभी ज़्यादा कभी कम, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो दैट इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसफार्मर क्या है, किस उसूल पे काम करता है, और कितने टाइप के हैं, और हर टाइप का क्या यूज़ है। कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।